प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। भारतीय प्रधानमंत्री का ये रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू हो रही है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई संबंध नहीं है। यह यूक्रेन जंग के बाद पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। वे वहां 22वें भारत और रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत दोनों देशों के बीच वर्ष 2000 में हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया जाएंगे, जो कि 41 वर्षों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। WEP यानी महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसे सहर नाम दिया गया है। यह भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाएगा। इसके अलावा यह महिला उद्यमियों के बीच वित्त और ऋण तक पहुंच और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। यदि हम WEP की बात करें तो यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है जिसे नीति आयोग ने विकसित किया था और इसका उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाना है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। पैंगोंग झील के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी इसी ओर इशारा कर रही है। नई सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार इस क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर भूमिगत बंकर और मजबूत शेल्टर्स बनाए गए हैं। पैंगोंग झील, जिसे पैंगोंग त्सो के नाम से भी जाना जाता है, यह हिमालय में एक अंतर्देशीय झील है जो लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। झील का लगभग 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन में है। यह झील अपने रंग बदलने के लिए भी जानी जाती है, जो अलग अलग समय पर नीली, हरी और लाल दिखाई देती है। यह भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में स्थित है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र से पहले सरकार ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और देश के यूनेस्को विरासत स्थलों के लिए एक पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसे प्रोजेक्ट परी नाम दिया गया है। यहाँ परी से तात्पर्य है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। यह सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसी सार्वजनिक कला को सामने लाना है जिसमें आधुनिक विषय और तकनीकें शामिल हों और जो हजारों सालों की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेती हों। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले कला के विषयों में व्यापक विचार शामिल हैं, जैसे प्रकृति को श्रद्धांजलि, नाट्यशास्त्र से प्रेरित विचार, महात्मा गांधी, भारत के खिलौने आदि। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में से एक है डिजिटल भारत निधि। यह निधि पहले से मौजूद USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगी। USOF एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर लिए जाने वाले 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी से बनाया गया एक फंड का एक पूल है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा डिजिटल भारत निधि में किए गए योगदान को पहले भारत के संचित निधि में जमा किया जाएगा, फिर भारत समय समय पर इकट्ठा किए गए इस फंड को डिजिटल भारत निधि में जमा करेगी, जिससे इस फंड का यूज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है। BBNJ संधि किसी देश को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति देती है। इसे अक्सर हाई सीज संधि भी कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य उच्च समुद्री क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वय के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के स्थायी उपयोग के लिए सटीक तंत्र निर्धारित करता है। देश भर में 10,000 FPO यानी किसान उत्पादक संगठन के लक्ष्य के मुकाबले करीब 8800 FPO स्थापित किए जा चुके हैं। इसकी जानकारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके तहत प्रत्येक FPO को 5 साल की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। FPO, जिसे कृषक उत्पादक कंपनी के रूप में भी जाना जाता है, यह किसानों, दूध उत्पादकों, मछुआरों, ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों सहित प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित एक संगठन है। अडानी को केरल के विझिंजम पोर्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला।
यह पहला विशेष ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने के अलावा यह देश का पहला अर्ध स्वचालित कंटेनर टर्मिनल होगा। विझिंजम पोर्ट एक वैश्विक बंकरिंग केंद्र भी होगा जो हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे स्वच्छ हरित ईंधन की आपूर्ति करेगा। पूरा होने के बाद यह पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन पोर्ट्स में से एक होगा। यह पोर्ट रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है क्योंकि यह यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से सिर्फ 10 समुद्री मील की दूरी पर है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से तात्पर्य एक ट्रांजिट सेंटर से है जहां एक जहाज से माल को दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जानते हैं। रोशनी नादर को मिलने वाला पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। लीजन डी ऑनर यानी लीजन ऑफ ऑनर की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार को 5 डिग्री में बांटा जाता है जिसमें नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ग्रैंड ऑफिसर और ग्रैंड क्रॉस शामिल हैं। इसमें से ग्रैंड क्रॉस सर्वोच्च डिग्री है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपासल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस सम्मान की घोषणा 2019 में की गई थी। यह सम्मान उन्हें भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत और विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपासल रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे उत्कृष्ट योगदान देने वाले रूसी नागरिक और देश विदेश के प्रमुख नेताओं को दिया जाता है। इसे जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में सेंट एंड्रयू के सम्मान में स्थापित किया था। यह पुरस्कार केवल सबसे उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य योग्यता के लिए दिया जाता है। सुकिंदा घाटी क्षेत्र के भूजल में क्रोमियम प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दरअसल एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर गठित संयुक्त समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सुकिंदा घाटी में 9 स्थानों पर लिए गए भूजल नमूनों में क्रोमियम की पुष्टि की गई है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उड़ीसा राज्य में सुकिंदा घाटी में भारत के लगभग 97% क्रोमाइट अयस्क भंडार हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी ओपन कास्ट क्रोमाइट अयस्क खदानों में से एक है। इसी के चलते यहाँ के सतही जल और पीने के पानी में क्रोमियम की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के 2 गुने से भी ज्यादा है। PMSTIAC यानी प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत में कार्बन कैप्चर के उपयोग एवं भंडारण तथा कार्बन क्रेडिट पर चर्चा हुई। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। यहाँ कार्बन कैप्चर से मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और संग्रहित करने से। इसे सामान्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे सीमेंट, बिजली और स्टील प्लांटों में लागू किया जाता है और कार्बन क्रेडिट व्यापार योग्य सर्टिफिकेट होता है। यह उन परियोजनाओं से प्राप्त किया जाता है जहां किसी संस्था या कंपनी ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी की हो। आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाहों के कार्यान्वयन और पंजीकरण पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित किया गया। आनंद विवाह अधिनियम एक ऐसा कानून है जो सिखों को एक अलग अधिनियम के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। यह आनंद कारज नामक सिख विवाह समारोह को मान्यता देता है। आनंद विवाह अधिनियम का इतिहास 1909 का है जब ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सिख विवाह समारोह आनंद कारज को मान्यता देने के लिए यह कानून पारित किया था। 2012 में संसद ने आनंद विवाह संशोधन विधेयक पारित किया था जिसके तहत सिख पारंपरिक विवाहों को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया और इसके पंजीकरण से संबंधित नियम बनाने का काम अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा गया। केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंडों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। यह बदलाव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया का नाम आता है। वर्तमान में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निर्धारित कुछ मापदंड हैं, जैसे उस भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 साल से अधिक पुराना हो, उस भाषा के साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा ऐसा हो जिसे बोलने वाली पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हो। भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की बात करें तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि और 4 से 5 भाषा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में शुरू होगी। इस कार्यक्रम की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जा रही है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और गहरा बनाया जा सकेगा। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक पिछले साल बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। बिम्स्टेक से तात्पर्य है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन से। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। भारत और ताइवान के बीच म्यूचुअल रिकॉग्निशन समझौता लागू हुआ। इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित भारतीय और ताइवान की व्यापार बैठक के दौरान की गई। यह समझौता जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस समझौते के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी EPEDA और ताइवान की कृषि और खाद्य एजेंसी है। यह समझौता चावल, खाद्य पदार्थ, हर्बल चाय, औषधीय पौधों जैसे मुख्य भारतीय जैविक उत्पादों के ताइवान को निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा इन उत्पादों को प्रमाणित करने के बाद ताइवान को निर्यात किया जा सकता है। इसमें भारत जैविक लोगों का उपयोग भी शामिल है। हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन अर्थात किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना रखी गई है। ये थीम मौजूद जनसंख्या के डेटा को एकत्र करने के महत्व पर जोर देती है, जिससे वर्तमान जनसंख्या को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में आसानी हो सके। इसके इतिहास की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी तथा पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। यह दिन परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मातृ स्वास्थ्य आदि पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाने और जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करता है। अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। यह परियोजना सियांग नदी पर प्रस्तावित है और इस परियोजना पर 11,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता विकसित की जाएगी। यह अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य बिजली उत्पादन करने के साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का प्रबंधन करना भी है। इसके साथ ही यह रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह मानसूनी प्रवाह के दौरान 9 से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का बफर भंडार करने में भी सक्षम होगी। सामान्य रूप से ब्रह्मपुत्र या चीन द्वारा अचानक रिलीज किए गए पानी के खिलाफ बफर के रूप में यह कार्य करेगी। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने गेन्स 2024 योजना शुभारंभ किया है। यह योजना जहाज निर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। यह गेन्स पहल का दूसरा संस्करण है, जिसे 2023 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ गेन्स से तात्पर्य GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना से है। यह एक इनोवेटिव स्कीम है जो शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशती है और देश में निर्मित स्टार्टअप्स का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य शिप डिजाइन एवं विनिर्माण उद्योग में मौजूदा और उभरती चुनौतियों का समाधान करना है। ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कर रहा है। इस द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास को 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और टिंडल एयरबेस पर शुरू होगा। यह अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें 20 देशों और दुनिया भर के 140 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI भाग लेगा। इस अभ्यास का पहली बार आयोजन जून 1981 में किया गया था। मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर हर साल 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। महिला शिक्षा की वकालत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया था। दरअसल महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसके बाद मलाला यूसुफजई महिलाओं की शिक्षा की लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गईं। इसके अलावा मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी और उनके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया था। WHO ने मिडवाइस यानी मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह पहली बार है जब WHO ने चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक रिपोजिटरी विकसित की है। मिडवाइस में 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म में प्रजनन, मातृ नवजात और बाल स्वास्थ्य सहित कई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल किया गया है तथा यह दुनिया भर में चिकित्सा उपकरणों की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है।
बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में मंदिर की मुख्य संरचना का निर्माण किया जाएगा। इसके तीसरे चरण में शिखरों का निर्माण और पूरे मंदिर को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और इसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 33 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा तथा मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं के लिए 22 गर्भगृह होंगे। मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे, जिनमें से मुख्य शिखर लगभग 270 फीट ऊंचा होगा। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग टूल बनाया है। यह टूल नियर इंफ्रारेड तारों की एक व्यापक सूची तैयार करेगा, जो दूरबीन के एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होगी। TMT यानी 30 मीटर टेलीस्कोप सबसे बड़ी ग्राउंड आधारित दूरबीन में से एक होगी। यह एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान शामिल हैं। यह एक अगली पीढ़ी की खगोलीय वेधशाला होगी। यह 30 मीटर प्राइमरी मिरर, एडवांस्ड एडेप्टिव ऑप्टिकल सिस्टम और अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त होगी। भारत को TMT परियोजना में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में देखा जा रहा है, जो इस परियोजना को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और $200 मिलियन का वित्त पोषण प्रदान कर रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संबंधों और विकास पर प्रकाश डालती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास को गति दे रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी जैसी टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2005 की तुलना में 1 बिलियन से बढ़कर 2023 में 5.4 बिलियन तक पहुंच गई है। वहीं डिजिटलीकरण ने पर्यावरण पर एक घातक प्रभाव डाला, जैसे इसके चलते 3.2% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ। डिजिटलीकरण से जुड़े अपशिष्ट में 30% की वृद्धि हुई है। डिजिटलीकरण ने अधिक ऊर्जा की खपत के साथ अधिक पानी की आवश्यकता को बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने पूर्व में लगाए गए आपातकाल पर एक घोषणा जारी की है। इस घोषणा के अनुसार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया जिन्होंने आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष किया था। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था। इस दौरान कई लोगों को बिना कारण के जेल में डाल दिया गया था।